अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आयशा नूर और आप सबको वेलकम बैक कहती हूँ अपने उर्दू नॉवेल्स रीडिंग चैनल पर। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं नूर राजपूत का नॉवल सल्फाइट। लेकिन आज के एपिसोड से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि इसी तरह आपको फ्यूचर में भी मेरी वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड ऑफ सल्फाइट। रिया जबेल ने जॉर्डन से माफ़ी मांगी थी। वो उसे पाकिस्तान ले जाना चाहते थे। उसका खून था। जॉर्डन खामोश बैठा रहा था। आप मुझे मेरी माँ वापस नहीं लौटा सकते। मेरी महरूमियों वाली ज़िंदगी और बचपन का मदावा नहीं कर सकते। आप कुछ नहीं कर सकते, फिर क्यों आए हैं यहाँ? मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। मेरी माँ आपकी बेवफाई के दुख में मरी है। मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, जाए यहाँ से। वो दबी दबी आवाज़ में चिल्ला रहा था। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मेरे बच्चे। मैं तुम्हें इतने सालों में एक पल के लिए भी नहीं भूला। मुझे माफ़ कर दो। ज़िया जबेल रो दिए थे। यकीनन ताई अम्मी ने तुम्हें माफ़ करना सिखाया होगा जॉर्डन। माफ़ कर दो बड़े डैड को। वो भी इतने सालों से सुकून की नींद नहीं सोए। पछतावे की आग में जलते रहे हैं। रूहान ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा था और जॉर्डन को मार्था याद आ गई थी, जो उसे माफ़ करने और मोहब्बत का दर्स देती थी। हशाम सारा वक्त खामोश रहा था। वो उन दोनों बाप बेटों को अपने अपने दिल की बातें कह देते हुए देखना चाहता था। हानी, पैकिंग हो गई तुम्हारी? माही उसके कमरे में दाखिल होती पूछ रही थी, जो बिजली से सूटकेस में अपने कपड़े रख रही थी। कर रही हूँ। हानम ने सर से लहजे में जवाब दिया था। वो सब लोग पाकिस्तान जा रहे थे। महम की शादी थी। शाम की फ्लाइट थी उनकी। हानम माही और एला के साथ साथ सबसे नाराज थी। वो किसी से भी बात नहीं कर रही थी। इन 6 सालों में वो पहली बार पाकिस्तान जा रही थी। जिसकी वजह से वो पाकिस्तान छोड़कर आई थी, वो अब उसकी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन गया था। अब पाकिस्तान से क्या दुश्मनी थी? माही ने गौर से हानम को देखा था, जिसके चेहरे पर संजीदगी छाई थी। माही जानती थी हानम बहुत गुस्से में थी। अगर वो कम गुस्से में होती थी तो लड़ झगड़ लेती थी, लेकिन बहुत ज्यादा गुस्से उसे सदमे में पहुंचा देता था। और इस वक्त भी वो गहरे सदमे में थी, इसीलिए खामोश थी। ठीक है, अच्छी बात है। पैकिंग करके आ जाओ, नाश्ता कर लो। रूहान भी आया है। माही उसे तला देती जा चुकी थी, जबकि हानम की गुस्से से तेवरी चढ़ी। वो तीनों जॉर्डन के पास से वापस आ गए थे। जॉर्डन ने ना चाहते हुए भी उन्हें माफ़ कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान जाने से मना कर दिया था। वो किसी सूरत पाकिस्तान जाकर उनके साथ नहीं रहना चाहता था। ज़िया जबेल ने बहुत मिन्नतें की थीं, लेकिन वो लोग उसे नहीं मना पाए थे। एक बोझ सा ज़िया जबेल के दिल से उतर गया था, जबकि जॉर्डन के इनकार ने उन्हें मजीद एक बोझ तले दबा दिया था। वो बोझल दिल के साथ वापस आ गए थे। वो तैयार श्यार होकर अपने कमरे से बाहर निकली थी। नीचे खाने की मेज पर सबके साथ रोहान मौजूद था। हानम उन्हें नजरअंदाज करती बाहर की तरफ बढ़ी थी। हानी, कहाँ जा रही हो तुम? नाश्ता नहीं करना क्या? माही ने उसे बाहर जाते देखकर पूछा। नहीं, मुझे भूख नहीं है। वो सर्द लहजे में कहती बाहर निकल गई थी। माही ने सवाली नजरों से रूहान को देखा था, जिसने कंधे उचकाकर अपनी बेखबरी का इजहार किया था। वो खुद नहीं जानता था कि वो कहाँ जा रही थी। हशाम पूरी तवज्जो से क्लास को लेक्चर दे रहा था, जब क्लासरूम के दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने चौंकाया। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है मिस्टर हशाम जबेल। हानम को देखकर वो हैरान रह गया था। पूरी क्लास कभी हशाम को तो कभी हानम को देख रही थी। वो क्लास से माजरत करता बाहर निकल आया था। कुछ देर बाद वो दोनों डिपार्टमेंट के लॉन में मौजूद थे। खैरियत मिसेस हानम रोहान जबेल को आज मेरी याद कैसे आई? वो सवाली नज़रों से उसे देखते हुए पूछ रहा था। आप भी सबके साथ मिले हुए थे ना? हानम के खूबसूरत चेहरे पर गुस्सा था। हल्की हल्की धूप ने सर्दी की शिद्दत को थोड़ा कम किया था, लेकिन धूप का ये दौरानिया बहुत ही कम होता था। उसकी बात सुनकर हशाम ने गहरा सांस लिया था। मुझे जो ठीक लगा वही किया, हशाम ने नरम लहजे में जवाब दिया था। आप जानते थे ना कि मैं आरजी से नफरत करती हूँ। आपने मुझे नहीं बताया कि वो जिंदा है। और शिद्दत जज्बात से हानम की आवाज़ कांप रही थी। सालों तक रूहान भी आपको मरा हुआ समझता रहा है। हर सिक्के के दो रुख होते हैं हानम। आपने बस एक देखा है। जब आप दूसरा देखेंगी तो यकीनन आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। वो संजीदा लहजे में कहता उसकी बात काट चुका था। हानम बस उसे देख कर रह गई थी। खामोशी, गहरी खामोशी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हशाम के सामने आकर खड़ी हो गई थी। आप मुझसे शादी करना चाहते थे ना? मुझे आरजे के साथ नहीं। क्या आप मुझसे शादी करेंगे अगर मैं उसे तलाक ले लूं? वो चाह कर भी रूहान से तलाक का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर पाई थी। हशाम तो उसकी बात सुनकर दंग रह गया था।
وہ حیرت سے حانم کو دیکھ رہا تھا جو کافی کافی پرسکون کھڑی تھی۔ کچھ دیر تک وہ حانم کی آنکھوں میں دیکھتا رہا تھا، جیسے تصدیق چاہتا ہو کہ وہ مذاق کر رہی تھی یا سچ کہہ رہی تھی۔ سورج کی روشنی خاص زاویے سے حانم کے چہرے کو چھو رہی تھی اور پھر اس کا پیدائشی نشان چمکا تھا۔ تیز روشنی حشام کی آنکھوں سے ٹکرائی تو وہ رخ پھیرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ یہ روشنی ہمیشہ اس کی نظروں کو حانم کے چہرے سے ہٹا دیتی تھی اور یہ ثابت کرتی تھی اسے دیکھنے کا حق حشام کو نہیں، ہرگز نہیں۔ حشام بولا تو اس کا لہجہ سخت تھا۔ لیکن کیوں؟ حانم نے پوچھا۔ آپ پاگل ہو گئی ہیں ام حنم، آپ میرے بھائی کی بیوی ہیں، میرے لیے قابل احترام۔ لگتا ہے روحان کو زندہ دیکھ کر آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کام کرنا چھوڑ گئی ہے، لیکن اس کا زندہ ہونا اللہ کا حکم ہے اور مرضی ہے۔ میرے دل میں جو جذبات تھے وہ 2 سال پہلے تھے، اب نہیں رہے۔ بہتر ہوگا آپ حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور آئندہ اس طرح کا خیال اپنے ذہن میں مت لائیں۔ حشام کا لہجہ سخت تھا، وہ کافی غصے میں تھا۔ حانم اس کی بات سن کر لاجواب ہو چکی تھی۔ وہ کافی دیر خاموش کھڑی رہی اور بنا کچھ کہے وہاں سے واپس چلی گئی تھی۔ حشام جو رخ موڑے کھڑا تھا اس کے جانے کے بعد پلٹا اور نم آنکھوں سے اسے دور جاتا دیکھ رہا تھا۔ بہت مشکل ہوتا ہے اس شخص کا دل توڑنا جسے آپ بے پناہ محبت کرتے ہوں۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی نظروں سے دور ہو رہی تھی۔ اسے حانم سے اس بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ میں جانتا ہوں کہ یہ تعلق بہت دنوں تک نہیں رہے گا۔ کسی سفر کی کسی سڑک پر بغیر پوچھے بغیر بولے بغیر ایک دوسرے کو دیکھے نظر جھکائے خود اپنی اپنی مسافتوں پر نکلنا ہوگا۔ میں جانتا ہوں کسی پڑاؤ پہ عمر بھر کے لیے اچانک بچھڑنا ہوگا۔ سو ایسا کر لیں، ہم ایک دوسرے کو دل میں بھر لیں۔ میں تجھ کو سارے کا سارا رٹ لوں، تو مجھ کو سارے کا سارا پڑھ لے۔ سنا ہے لمبی مسافتوں کے سفر میں زیادہ سفر نہ ہو، طویل رستے نہیں گزرتے۔ حشام نے اسے جاتے ہوئے دیکھ کر سوچا تھا، لیکن وہ یہ اچھے سے جانتا تھا صرف وہی اس کو دل میں بھرنے والا تھا، صرف وہی اسے رٹنے والا تھا۔ نہ وہ اسے چاہتی تھی اور نہ کبھی ایسا ممکن تھا۔ وہ اس وقت غصے میں تھی، کچھ سوچ نہیں پا رہی تھی، لیکن وہ یہ بھی اچھے سے جانتا تھا کہ وہ صرف روحان جبیل سے محبت کرتی تھی۔ وہ تمام لوگ اس وقت ایئرپورٹ پر موجود تھے، ماہی، ایلا، حانم، روحان، حشام اور ضیاء جبیل۔ وہ سب پاکستان جا رہے تھے۔ ماہم کی شادی تھی جو کافی دھوم دھام سے ہونی تھی۔ حانم کی دوبارہ ابھی تک براہ راست روحان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ وہ اسے چھپ رہی تھی، اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ روحان یہ بات اچھے سے جانتا تھا۔ وہ خاموش تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ حانم تھوڑا وقت لے اور سب سمجھنے کی کوشش کرے۔ ماہی غور سے حشام کو دیکھ رہی تھی۔ اسے خوشی ہو رہی تھی وہ ان کے ساتھ جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ماہی کو احساس ہوا تھا کہ حشام کے چہرے کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کافی کمزور ہو گیا تھا، لیکن وہ پوچھ نہیں پائی تھی۔ شام کے اس پہر میں وہ پیرس کو خیر آباد کر کے پاکستان کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ حشام اور ضیاء جبیل اکٹھے بیٹھے تھے، حانم کی سیٹ ماہی کے ساتھ، لیکن اس کی سیٹ پر ایلا بیٹھ چکی تھی۔ یہ میری سیٹ ہے، حانم نے دہائی دی۔ سوری، لیکن مجھے اور ماہی کو ایک ساتھ سفر کرنے کی عادت ہے۔ ویسے بھی میرا دل خراب ہو جاتا ہے، میں اپنے کرش کے پاس بیٹھ کر اس کا بھی دل خراب نہیں کر سکتی، ایلا شرارت سے کہہ رہی تھی۔ حانم نے اسے گھورا تھا۔ جاؤ اپنے شوہر کے ساتھ جا کر بیٹھو، ایسا موقع بار بار نہیں ملتا، ایلا نے ایک آنکھ دباتے ہوئے کہا تھا۔ حانم کا چہرہ سرخ ہوا۔ وہ مزید ایلا کی باتیں نہیں سن سکتی تھی، اسی لیے روحان کی طرف بیٹھ گئی۔ مجھے اس طرف بیٹھنا ہے، روحان کے پاس پہنچ کر اس نے جیسے حکم دیا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، روحان نے مسکراہٹ دبا کر اسے گزرنے کی اجازت دی۔ حانم نے بیٹھنے کے بعد چہرے کا رخ شیشے کی جانب موڑ لیا تھا۔ کیا ہم بات؟ بالکل نہیں۔ روحان کی بات مکمل ہونے سے پہلے حانم انکار کر چکی تھی۔ لیکن کیوں؟ وہ اداس ہوا۔ میری مرضی، حانم نے منہ بنایا۔ روحان نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ لیکن مجھے تو بولنے کی عادت ہے۔ وہ جان بوجھ کر اسے چڑھا رہا تھا۔ حانم نے ایک سرد سی نظر اس پر ڈالی اور پھر سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اس نے خود کو اب حالات کے حوالے کر دیا تھا۔ اسے اب افسوس ہو رہا تھا۔ طلاق کا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن جانے کیسے اس نے یہ لفظ اپنے منہ سے نکالا تھا۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ غصہ واقعی بہت بری چیز ہے، انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مفلوج کر دیتا ہے۔ وہ جو اسے بات تک نہیں کرنا چاہتی تھی، کچھ دیر روحان کے کندھے سے سر ٹکائے بے خبری کی نیند سو رہی تھی۔ وہ پرسکون اور مطمئن نظر آ رہی تھی۔ اسے سوتا دیکھ کر روحان کے اندر تک سکون اتر گیا تھا، اور ایسا ہی سکون حانم کو اس کی قربت میں محسوس ہوا تھا۔ تب ہی وہ سب کچھ بھلائے سو رہی تھی۔ ایلا نے پیچھے مڑ کر دونوں کو دیکھا اور وکٹری کا نشان بنا کر روحان کو گڈ لک بولا۔ اس کی اس حرکت پر روحان مسکرا دیا تھا اور پھر حانم کے گرد بازو کا حصار قائم کیا۔ وہ اس کی تھی،
यही सोच उसमें एक नई रूह फूंक जाती थी। हमदान विला में एकदम ही बहुत रौनक हो गई थी। वो लोग रात को पहुंचे थे। आसिया बेगम माही और हानम को देखकर बहुत खुश हुई थी। वो दोनों सालों बाद पाकिस्तान आई थी। माहम बहुत खूबसूरत और खुश नजर आ रही थी। रात का खाना बहुत अच्छे माहौल में खाया गया था। खाने के बाद हशाम और ज़िया जबेल अपने घर चले गए थे जो पास ही था। अलबत्ता रूहान हमदान साहब के साथ बैठा कुछ अहम बातें कर रहा था। हमदान अंकल उसे शादी के मुतालिक बातें कर रहे थे। उन्हें लाउंज में बातों में मगन देखकर हानम किचन में आसिया बेगम के पास आ गई थी जो चाय बना रही थी, जबकि एला और माही माहम के कमरे में उसकी शॉपिंग देख रही थी। बहुत खुशी हुई आज मुझे अपने बच्चों को घर में देखकर। आसिया बेगम वाकई खुश नजर आ रही थी। मुझे भी, हानम मुस्कुरा दी थी। मैंने और हमदान ने फैसला किया है कि माहम के साथ ही तुम्हारी भी रुखसती कर दें। आसिया बेगम ने मसरूफ से लहजे में कहा था। स्टूल पर बैठी हानम एकदम उछली थी। क्या मतलब? वो हकलाई। हाँ, तुम्हें भी साथ ही रुखसत किया जाएगा। 2-3 दिनों में अपनी शादी की तैयारी कर लो। आसिया बेगम बता रही थी जबकि हानम हैरानगी से उनकी पुश्त को घूर रही थी। मेरी रुखसती क्यों? खैरियत? क्यों? तुमने रुखसत होकर अपने घर नहीं जाना? वैसे भी तुम्हारी सास कह रही थी कि उनकी सैयद हवेली वीरान पड़ी है। वो तुम्हें अब अपनी हवेली में देखना चाहती हैं। हानम को अपना दम घुटता महसूस हुआ था। ऐसे कैसे मैं रुखसत होकर चली जाऊं? आप लोगों ने ये भी नहीं देखा कि लड़का कमाता भी है या नहीं? अम्मा, आपको पता भी है आपका दामाद बेरोजगार है। हानम ने गोया अपने दिल की भड़ास निकाली थी। बेरोजगार? आसिया बेगम ने हैरत से उसे पलट कर देखा। हाँ, और नहीं तो क्या। क्या क्या काम करता है वो? हानम नाक मुंह चढ़ाकर पूछ रही थी। पढ़ा रहा है और बता रहा था कि एक बहुत बड़ी लैब में एक साइंसदान के तौर पर काम करता है। इतना कम है क्या? तुम मुस्तकबिल के एक अजीम साइंसदान की बीवी हो। हानम हैरत से मुंह खोले अपनी माँ को देख रही थी जो रूहान के मुतासरीन में शामिल थी। और तो और दीन का काम भी कर रहा है माशाल्लाह। इतने अच्छे बयान करता है, सुनकर दिल खुश हो जाता है। हानम ने अपना सर पीट लिया था। यहाँ उसकी दाल नहीं गलने वाली थी। इतना नेक शरीफ बच्चा है, इतने अदब से बात करता है। अम्मा, मैं थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। हाना मजीद उसकी तारीफें नहीं सुन सकती थी। अरे चाय तो पी लो अब। वो चाय कप में डालते हुए बोली। नहीं, बस ठीक है। वो जाने के लिए पलटी थी और फिर दरवाजे में इस्तादा रूहान को देखकर गड़बड़ा गई थी जो गहरी नजरों से उसे ही देख रहा था। ये अपने दामाद को पिला दे चाय। वो रूहान को घूरती उसकी जाने बड़ी थी जो अब दिलचस्पी से उसे देख रहा था। रास्ता दे। हानम ने उसके सामने खड़े होकर कहा था, अलबत्ता नजरें झुकी हुई थी। मेरी बुराइयां की जा रही हैं? वो शरारती लहजे में पूछ रहा था। मुझे कोई ज़रूरत नहीं। हानम ने मुंह फुलाकर जवाब दिया। अरे बेटा, तुम यहाँ? मैं बस आ ही रही थी चाय लेकर। आसिया बेगम उसे किचन के दरवाजे में देखकर बौखला गई थी। रूहान ने सीधे होते हुए हानम को रास्ता दिया जो बिना कुछ कहे सुने वहां से रफू चक्कर हो गई थी। क्या बातें हो रही थी? वो अब खुशदिली से पूछ रहा था। कुछ भी नहीं, रुखसती की बात कर रही थी हानम से। फिर क्या कहा उसने? वो बेचैन हुआ। मुझे समझ नहीं आ रही कि वो क्या चाहती है। आसिया बेगम ने साफ बात की। आप परेशान ना हो, मैं कर लूंगा बात उससे। वो ने तसल्ली दे रहा था। आसिया बेगम उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। वो सोने की तैयारी कर रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। हानम को लगा कि मुलाजमा चाय देने आई होगी। आ जाओ। वो अब लेट चुकी थी, कंबल ऊपर लिया, थक गई थी। उसे हमेशा सफर के बाद बहुत नींद आती थी। तभी दरवाज़ा खुला और वो अंदर आया। बेगम साहिबा को नींद आ गई है? वो संजीदा लहजे में पूछ रहा था। हानम करन खाकर उठी। आप आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हानम हैरान सी उसे देख रही थी। आज जब मैंने ये देखा तो मुझे एहसास हुआ कि सालों पहले जब बारिश में भीगती एक लड़की इस घर से बाहर निकली थी तो वो वाकई तुम थी। लेकिन उस वक्त मैंने उसे अपना वहम समझा था। वह अब कमरे की खिड़की खोल कर बाहर देखते हुए कह रहा था। हाना मुझे हैरत से देख रही थी। उसके कमरे में हल्की हल्की रोशनी थी। इतना पागल हूं ना मैं भी। जब तुम पास थी तो खबर नहीं थी कि कहाँ रहती हो, और जब दूर हुई तो यहाँ बस गई। रूहान खिड़की में खड़े हुए अपने सीने पर दिल के मुकाम पर उंगली रखे बता रहा था। हानम हैरत से उसे देख रही थी। मैं सोचता था कि क्या कभी मुझे किसी से मोहब्बत होगी। मैं अक्सर सोचा करता था कि न जाने मुझे कितनी शादियां करनी पड़ेंगी। वो खुद ही मुस्कुरा दिया। एक पल के लिए हानम उसकी मुस्कुराहट में गुम सी हो गई थी। लेकिन जब मोहब्बत ने मुझ पर हमला किया तो मैं दंग रह गया। एक लड़की के लिए मैं दरबदर फिरा हूँ। शायद तुम यकीन न करो मिसेस उम्मे हानम, लेकिन रूहान जबेल को उम्मे हानम से शदीद मोहब्बत है। वो फिर मुस्कुरा दिया था। हानम उसकी बात सुनकर सटपटा गई थी। सुनो, तुम जो चाहो सदा दे लो, लेकिन मिकी वाली बात को किसी के सामने मत लाना।
मैं तुम्हारा नाम किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। रूहान के लहजे में इल्तिजा थी। हानम के दिल की धड़कन तेज हुई थी। उसकी पलकें झुक गई थीं। वो जानती थी वो उस शख्स से बदतमीजी नहीं कर सकती थी। वो चाहती थी कि वो उस पर चीखे चिल्लाए, उसे बुरा भला कहे, लेकिन जब भी वो सामने आता था, हानम की ज़बान से कोई गलत लफ्ज़ अदा ही नहीं होता था। वो बारजे नहीं था जिससे आग लगाने वाले जुमले सुनाती थी। वो रूहान जबेल था, सैयद रूहान बिन हैदर जबेल। कुछ लोगों की शख्सियत ऐसी होती है कि अल्लाह लोगों के दिलों में इनकार, उनका रौब और इज़्ज़त डाल देता है। और शायद रूहान जबेल उन खुश नसीब लोगों में से एक था जिसे अल्लाह ने हमेशा बहुत इज्जत से नवाजा था। झूठ बोल रहे हैं आप, कोई मोहब्बत नहीं करते, ना मुझे यकीन है। हानम ने हिम्मत करके कह ही दिया था। कैसे यकीन करोगी? वो पूछ रहा था। उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गई थी। वो जानती थी रूहान जबेल के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं था। वो उसे शदीद नफरत करना चाहती थी, लेकिन नहीं कर पा रही थी। वो उस शख्स के सामने बेबस हो गई थी। वो काफ़ी देर सोचती रही थी। मुझे सैयद हवेली चाहिए। हानम ने सोचने समझने के बाद डिमांड की थी। वो जानबूझकर ऐसा बोल रही थी। वो बस रूहान का रद्द-ए-अमल देखना चाहती थी। उसकी बात सुनकर हैरत ज़दा रह गया था। वो बिना कुछ कहे दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर निकल गया था। हानम का रुका हुआ सांस बहाल हुआ। शुक्र है जान छूटी। या अल्लाह, कहाँ फंसा दिया है मुझे। वो फिर से सोने के लिए लेटी। आंखें नींद से बोझल हो रही थीं। अभी 5 मिनट ही गुजरे थे। हानम नीम हलूदगी की हालत में थी जब कमरे का दरवाज़ा झटके से खुला। हानम हड़बड़ाकर उठ बैठी। अब क्या है? वो सुर्ख आंखें लिए पूछ रही थी। ये लो। रूहान ने एक फाइल हानम के सामने बेड पर रखी। ये क्या है? वो नीम गनूदगी की हालत में पूछ रही थी। रूहान को वो नींद से बोझल आंखें लिए बहुत दिलचस्प लग रही थी। खोल कर देख लो। रूहान के कहने पर हानम ने फाइल को खोल कर देखा था और फिर उसकी नींद उड़न छू हुई। वो सैयद हवेली के कागजात थे। हमारे खानदान में रिवायत है, जो शख्स गद्दी पर बैठता है उसकी बीवी के नाम सैयद हवेली को किया जाता है। जब मेरे डैड ने गद्दी संभाली तो ये हवेली मेरे मॉम के नाम हो चुकी थी, जिसे मैंने दोस्तों से शर्त लगाकर धोखे से मॉम के साइन करवा कर अपने नाम करवा लिया था। ये मेरे नाम थी और अब तुम्हारी हुई। ये बताओ, और कुछ? वो पुरसुकून से अंदाज में बताता हानम को वर्ते हैरत में डाल गया था। वो मुंह खोले हैरत से उसे देख रही थी। अल्लाह जाने वो शख्स क्या चीज़ था। क्या आपने सिर्फ जिंदगी में धोखा देना ही सीखा है? हानम ने नींद से बोझल आंखें लिए पूछा था। रूहान का चेहरा उसकी बात सुनकर फक हुआ था। क्या मतलब? वो अब तीखे चतुन लिए पूछ रहा था। मुझे नहीं लगता कि सल्फाइड को मतलब समझाने की ज़रूरत है। वो सख्त से लहजे में कह रही थी। कागजात वाली फाइल उठाकर बेड के साथ मेज़ पर रखी। ये हवेली अभी आपके नाम है, जब मेरे नाम हो जाएगी तब बात कीजिएगा। आप चाहें तो ये फाइल ले जा सकते हैं। वो बेड पर लेटकर कंबल सर तक तान चुकी थी। रूहान बस उसे देखकर रह गया था। उसने आगे बढ़कर वो फाइल उठाई थी जिसे वो कुछ देर पहले अपने करीबी घर से लाया था। फाइल उठाने के बाद उसने एक नज़र हानम पर डाली थी, जो उसी पोजीशन में लेटी थी। वो फाइल उठाने के बाद लैंप बंद करता उसके कमरे से बाहर निकल आया था। उसने हरगिज नहीं सोचा था कि हानम उसकी बात से गलत मतलब निकाल लेगी। वो थके थके कदमों से सीढ़ियां उतर रहा था। सभी लोग शायद अपने अपने कमरे में सोने जा चुके थे। रूहान गहरी सोच में गर्क बाहर की तरफ कदम बढ़ा चुका था। जी वकील साहब। जी बस आप जल्दी से कागजात तैयार करवा दें। आयशा जबेल फ़ोन पर किसी से मुखातिब थी। कुछ देर बाद वो फ़ोन बंद कर चुकी थी। किससे बात की जा रही थी? सैयद जबेल ने कमरे में दाखिल होते अपनी महबूब बीवी से पूछा था। वकील साहब से। सैयदा आयशा जबेल ने सच बोला था। खैरियत? सैयद जबेल चौंके। हवेली की कागजात बनवा रही थी। आयशा जबेल ने जवाब दिया था। हवेली की कागजात? लेकिन किस लिए? अब के बार सैयद जबेल सही मानों में ठटके थे। रोहान 10 साल का होने वाला है और मेरे बेटे ने मुझसे फरमाइश की है इस सालगिरह पर मैं उसे वो तोहफा दूं जो आज तक इस खानदान में किसी माँ ने अपने बेटे को नहीं दिया। वो पुरसुकून से कह रही थी। आयशा, तुम पागल हो गई हो? सैयद जबेल ने तीखे चितूनों से पूछा था। मैं ये हवेली रोहान के नाम कर रही हूँ जबेल। मैं अपने बेटे को खुश देखना चाहती हूँ। आयशा, आयशा, तुम अपने बेटे की मोहब्बत में पागल हो गई हो। इस हवेली पर रोहान का हक नहीं है, बल्कि उस लड़की का हक होगा जो कल यहाँ दुल्हन बनकर आएगी। वो उसकी जो इस गद्दी को संभालेगा। सैयद जबेल ने उनके पास बैठते हुए समझाया था। हाँ तो ठीक है ना, कल जब रूहान की दुल्हन आएगी वो उसे यह हवेली तोहफे में दे देगा। तुम्हें यकीन है कि रूहान इस खानदान की गद्दी को संभालेगा? नहीं, हरगिज नहीं। रूहान एक पागल बच्चा था, है, जिद्दी और हर धर्म। आज तुम हवेली उसके नाम करोगी, कल ना जाने वो हवेली को किस दाव पर लगाकर हार जाए फिर। सैयद जबेल ने मुस्तकबिल का अंदेशा बयान किया था। आयशा जबेल सोच में पड़ गई थी। क्या तो आप ठीक रहे हैं, लेकिन
लेकिन कुछ नहीं, तुम ये हवेली रूहान के नाम नहीं करोगी, ये किसी और की अमानत है, समझ गई ना? वो अब प्यार से समझा रहे थे। जी। वो इस बात में सर हिला चुकी थी। अच्छा, तो डैड मेरे रास्ते में रुकावट बन रहे हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये घर मेरा है और मेरा रहेगा। बाहर दरवाजे पर खड़े रोहान ने किसी शातिर औरत की तरह सोचा था। वो कुछ देर पहले अपनी माँ से बात करने आया था और फिर अंदर से आती आवाज़ों पर बाहर ही रुककर सारी बात सुनी थी। उसके मासूम चेहरे पर तेवरी चढ़ी हुई थी। वो गहरी सोच का शिकार नजर आ रहा था। और फिर वही हुआ था जो रोहान चाहता था। अगले दिन जब वकील कागजात देकर गया तो आयशा जबेल ने उन कागजात को अलमारी के ऊपर वाले खाने में संभाल कर रख दिया था। उन्होंने अभी साइन नहीं किए थे। उनके जाने के बाद रूहान कमरे में दाखिल हुआ था। वो 10 साला बच्चा जिसका हाथ ऊपर तक नहीं जाता था। उसने स्टूल को अलमारी के सामने रखकर वो फाइल निकाली थी और फिर उसे लेकर दबे पांव अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। आयशा जबेल से साइन करवाना मुश्किल नहीं था। मामा, आंखें बंद करके साइन करे ना। वो चेहरे पर मासूमियत सजाए कह रहा था। कुछ देर बाद वो साइन भी करवा चुका था और किसी को पता भी नहीं चला था। एक माह बाद आयशा जबेल उस दुनिया से चली गई थी और हवेली के कागजात का राज कहीं दबका रह गया था। जब रोहान लाहौर पढ़ने आया तो वो उस फाइल को साथ ले आया था। वो उसके बहरिया वाले घर में ही पड़ी थी, जिसे अब वो हानम के कहने पर लेकर आया था। वो हानम को बता चुका था कि उसने वो साइन धोखे से करवाए थे। लेकिन जब हानम ने उसे धोखेबाज कहा तो उसे अच्छा नहीं लगा, बल्कि दुख हुआ था। सच बात है, इंसान अपने हाल में चाहे मोमिन ही क्यों ना हो, अगर उसका माजी दागदार है तो वो उसे उसके हाल में कभी हंसी खुशी जीने नहीं दे सकता। आसपास मौजूद आम और सतही लोग मौका मिलते ही इंसान का माजी उठाकर उसके मुंह पर मार देते हैं। बदकिरदार हो तुम हाना, बदकिरदार। आवाज़ों का शोर उसकी समाज से टकरा रहा था। रात का न जाने कौन सा पहर था जब हानम हड़बड़ाकर उठ बैठी थी। उसने ख्वाब में आरजे को देखा था जो उस पर हंस रहा था। माजी की पूरी फिल्म हानम की आंखों के सामने चलने लगी थी। जो जहन से उतर चुका था वो सब याद आ गया था। एक अजियत की लहर उसके पूरे जिस्म में फैल चुकी थी। रूहान का ख्याल आते ही उसके अंदर नफरत का उबाल उठा था। हानम ने दोनों हाथों से अपने सर को थामा था। आज पाकिस्तान में उसकी पहली रात थी और पहली ही रात वो आज से उसे चिमट गया था। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती मिस्टर आरजे, कभी नहीं। आवाज़ों से खौफजदा होकर वो रो दी थी। अगले पूरे दिन रूहान हमदान विला नहीं आया था। हानम ने उसके न आने पर शुक्र अदा किया था। रात वाले ख्वाब के बाद उसे वो फिर से जहर लगने लगा था। हानम, मैं चाहती हूँ आज तुम माही और माहम के साथ जाकर अपनी शादी का जोड़ा ले आओ। अगर तुम रूहान के साथ जाना चाहती हो तो भी ठीक है, लेकिन चूंकि दिन बहुत कम रह गए हैं तो तुम अपनी तैयारी मुकम्मल कर लो। आसिया बेगम ने उसे अपने कमरे में बुलाया था जहाँ माहम पहले से मौजूद थी। मेरी शादी का जोड़ा किस लिए? हानम की पेशानी पर बल पड़े। क्योंकि तुम्हारी रुखसती भी साथ ही हो रही है। मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ। आसिया बेगम ने जेवर का एक डब्बा उठाकर माहम की तरफ बढ़ाया था। बेड पर तीन खूबसूरत जेवर के सेट थे जिनका डिज़ाइन मुख्तलिफ था। उन तीनों में से एक माही, एक हानम और एक माहम के लिए था। अम्मी, मैं पहले बता चुकी हूँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। हानम ने दुहाई दी। तुम भूल चुकी हो हानम, तुम्हारी शादी हो चुकी है। बस रुखसती बाकी है। आसिया बेगम ने याद दहानी करवाई। हानम का दिल आसिया बेगम की बात सुनकर कटकर रह गया था। कितनी खुश थी वो शादी से, लेकिन अब सब बदल गया था। शाम को 4 बजे तैयार रहना, तुम्हें मार्केट जाना है, समझ आ गई ना? और इनमें से एक सेट पसंद कर लो। मैंने ज़्यादा फजूल खर्ची नहीं की, बस एक एक सेट बनवाया है। आसिया बेगम का लहजा काफ़ी सख्त था। वो अब हानम को मजीद ढील नहीं देना चाहती थी। हानम कुछ देर खड़ी आंसू जब्त करती रही और फिर बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गई थी। माहम ने बंद दरवाजे को देखकर अफसोस से सर हिलाया था। अम्मी, आप माही आपे से पूछ लें, मैं अभी आती हूँ। माहम संजीदा लहजे में कहती कमरे से बाहर निकल आई थी। अब उसका रुख हानम के कमरे की तरफ था। आखिर तुम्हें रुखसती से मसला क्यों है? जहाँ तक मुझे याद है तुम उस शादी से काफ़ी खुश थी ना? फिर अब अचानक क्या हो गया है? माहम अपने सामने बेड पर बैठी हानम से पूछ रही थी, जिसकी आंखें रोने के बाद सुर्ख हो चुकी थीं। वो अब सर झुकाए बैठी थी। पहले की बात और थी, लेकिन अब मैं उस शख्स के साथ नहीं रहना चाहती। लेकिन क्यों? क्योंकि उसने धोखे से निकाह किया है मुझसे। हानम दबी दबी आवाज में चिल्लाई थी। जी नहीं, कोई धोखा नहीं दिया तुम्हें रूहान भाई ने। तुमने खुद शादी से पहले तस्वीर देखने से इनकार किया था और निकाह के बाद मिलने से भी। माहम ने उसे याद दिलाया। लेकिन तुम और माही, तुम दोनों जानती थी ना कि वो आरजे है। तुमने मुझे नहीं बताया, किसी ने भी नहीं बताया। सबने मिलकर मुझे धोखा दिया। हानम की आवाज़ भरा गई थी। हानि, तुम गलत सोच रही हो। तुम्हें किसी ने धोखा नहीं दिया। वो हालात ही ऐसे थे। और रोहान भाई, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। और जहाँ तक मुझे याद है पिछले दिनों तुम भी उन्हें चाहती थी ना?
वो मेरा पागलपन था। तब मैं नहीं जानती थी कि वो आरजे है, वरना मैं कभी भी ऐसी गलती ना करती। आखिर उन्होंने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया है हानि? क्यों नफरत करती हो उनसे? क्योंकि किरदार पर उंगली उठाने वाले शख्स से मोहब्बत नहीं नफरत की जाती है। हानम के लहजे से नफरत झलक रही थी। किरदार पर उंगली? शायद तुम भूल गई मिस उम्मे हानम कि तुम्हारे किरदार पर बात तो जुबैदा आपा ने भी की थी। शायद तुम भूल गई हो कि तुम्हें बदकिरदार तो तारिक ने भी कहा था। क्या तुम आज भी उनसे नफरत करती हो? माहम की बात सुनकर हानम एकदम चौंकी थी और उसे सालों पहले अपने पुराने घर का वाक़या याद आ गया था। जब उन्होंने तुम्हारे किरदार पर उंगली उठाई तब तो तुम डिप्रेशन में नहीं गई थी। तब तो तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन नहीं हुआ था। फिर आरजे के कहने पर ऐसा क्यों हुआ? क्यों तुमने इतना स्ट्रेस लिया कि तुम गहरे सदमे में चली गई थी? आखिर क्यों? उसे माहम से इन सवालों की उम्मीद नहीं थी। वो सुन सी बैठी माहम को देख रही थी, जो उसके सामने खड़ी थी और काफी संजीदा नजर आ रही थी। हानम ने महसूस किया था अब वो बच्ची नहीं रही थी, बल्कि एक समझदार लड़की बन गई थी। बताओ आप खामोश क्यों हो? माहम पूछ रही थी। क्योंकि आरजे ने पूरी यूनिवर्सिटी के सामने मुझे जलील करने की। बस करो हानि। तुम शायद भूल गई हो, लेकिन मुझे रोहान भाई ने बताया था उस रोज बहुत से डिपार्टमेंट की छुट्टी थी। और जो उन्होंने तुमसे कहा वो सिर्फ दो लोगों ने सुना था। एक वो खुद और एक तुम। और कौन था वहाँ? माहम काफी गुस्से में थी। शायद रोहान मिकी की बात गोल कर गया था। उसका मकसद अपनी गलती छुपाना नहीं, बल्कि वो हानम की गलती को यहाँ नहीं करना चाहता था दोबारा से। और ना वो एक बार फिर वो मिकी के साथ उसका नाम बर्दाश्त कर सकता था। और शायद तुम भूल गई हो, जब तारक ने तुम पर इल्ज़ाम लगाया था तब तकरीबन पूरा मोहल्ला जमा था। फिर तुम्हें उस वक्त नर्वस ब्रेकडाउन क्यों नहीं? क्या हुआ? और एक मुलहद की गलत बात कहने पर तुम सदमे में चली गई। आखिर क्यों? तुम्हें तो नफरत थी ना आरजे से। फिर तुम्हें सदमा किस बात का था? माहम आज उसे बख्शने की मूड में नहीं थी। इतनी मुनाफकत किस लिए आनी? तुम दोहरा रवैया अपनाए हुए हो। आखिर क्यों? हानम उसकी बात सुनकर तड़प गई थी। उसे मुनाफिक लफ्ज़ तीर की तरह चुभा था। जो रोहान को मुनाफिक समझती थी, वो खुद पर मुनाफिक का धब्बा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इंसान को यह किसी ने नहीं दिया कि वो दूसरे इंसान के ईमान पर उंगली उठाए, उसके नेक या बद होने को निशाना बनाए। अल्लाह जल्ल जलाल को ये बात पसंद नहीं। रूहान भाई जो इस वक्त आरजे था, वो तुम्हें तब भी चाहता था। वो तुम्हें किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सका और अपने गुस्से में गलत काम कर दिया। लेकिन तुम्हें तो नफरत थी ना आरजे से। फिर फिर ऐसा क्यों किया था तुमने अपने साथ के खुद को पूरा का पूरा बदल लिया? उसके पास माहम के सवालों का जवाब नहीं था। उसने कभी खुद का तज्जिया किया ही नहीं था। उस डिप्रेशन में और कुछ सोचा ही नहीं था। तुम मान लो हानि कि उस वक्त आरजे भी तुम्हारे लिए कुछ खास था। तुम जानती थी कि वो तुम्हें सबसे अच्छा अलग समझता है। और तुम ये भी जानती थी कि वो तुम्हें सबसे ज़्यादा अहमियत देता है। शायद कहीं ना कहीं तुमने उसकी आंखों में अपने लिए चाहत देखी थी। शायद इसीलिए जब उसने तुम पर इल्ज़ाम लगाया तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम्हारा दिमाग इस बात को कबूल नहीं कर पाया था और तुम गहरे सदमे में चली गई थी। हाँ नहीं, हमें दुख इस बात पर नहीं होता जब कोई हमारे किरदार पर उँगली उठाता है, बल्कि तब होता है जब कोई अपना हम पर इल्ज़ाम लगाता है। तुम इतने साल पेरिस में रही हो, अगर तुम सड़क पर किसी लड़के के साथ खड़ी हो और तुम्हें कोई दूसरा लड़का आकर कहे कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या कुछ और है, तो तुम क्या करोगी? क्या तुम सदमे में चली जाओगी? नहीं ना, बल्कि तुम उसे नज़रअंदाज कर दोगी। तो तुम आरजे को नज़रअंदाज क्यों नहीं किया था? वो भी तो एक मुलहिद था। फिर बात किरदार पर उंगली उठाने की नहीं, बल्कि हमारी तवक्कुआत की होती है। एक ऐसा इंसान जिससे हमारी तवक्कुआत जुड़ी हों, अगर वो हमारा मान तोड़ दे तब हम सदमे में चले जाते हैं। हानि, और तुम मान लो, तुम आरजे पर मान था, क्योंकि उसने कभी तुम्हारे साथ गलत हरकत नहीं की थी। उसने तुम्हें सही सलामत हॉस्टल पहुंचाया था। वो तुम्हें दूसरी लड़कियों की तरह नहीं समझता था। वो तुम्हें इज्जत देता था हानि। और इस अहमियत की जो आरजे तुम्हें देता था, लाशऊरी तौर पर आदी हो गई थी। और जब उसने तुम्हें दी गई अहमियत वापस ली तो तुम्हारा शौर बर्दाश्त नहीं कर सका। तुम सदमे में चली गई थी। यही हकीकत है। तुम मान जाओ अब। लेकिन उसने मेरे साथ बहुत गलत किया था, तुम नहीं जानती। हानम ने एक कमज़ोर सी दलील देना चाही थी। कितना गलत किया था? क्या तुमने कभी सोचा है उन लड़कियों का जिनका रेप होता है, जिन्हें जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है? क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ? क्या तुमने कभी सोचा है, जब एक मर्द बिना औरत की मर्जी के उसके जिस्म को छूता है तो वो किस कर्ब से गुजरती है? क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ? तुम्हें लगता है रोहान भाई ने तुम्हें धोखे दिया? क्या तुमने कभी सोचा है उन लड़कियों का जिन्हें मोहब्बत में धोखा मिलता है और वो किसी कोठे की जीनत बन जाती हैं? वो हर रात मरती हैं और फिर जिंदा हो जाती हैं। क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ? क्या रोहान भाई ने तुम्हें ऐसा धोखा दिया? फिर किस धोखे की बात कर रही हो तुम?
तुम्हारे साथ आरजे ने बुरा किया था। हानि जो एक मुल्हिद था। आरजे मर चुका है। और जब इंसान दायरे इस्लाम में दाखिल होता है तो उसके पिछले तमाम गुनाह मिटा दिए जाते हैं। आरजे ने जो अपनी नादानी, अपने गुस्से या पागलपन में गुनाह किया था, वो कब का मिट चुका है। बल्कि उसके तमाम गुनाह नेकियों में बदल गए हैं। फिर तुम उसे किस गुनाह की सजा दे रही हो? तुम्हारे साथ तो रूहान भाई ने निकाह किया है, तुम्हें अपनी इज्जत बनाया है, और तुम माजी को लेकर बैठी हो, क्यों? हानम को अपने सर में दर्द की ठेस उठती महसूस हुई थी। तुम्हें पता है हानम, तुम पिछले 6 सालों से या शायद उससे भी पहले से तुम आरजे से नफरत करती आ रही हो। और नफरत इंसान के अमाल को इस तरह खाती है जैसे दीमक लकड़ी को खाता है। तुम सोचो, तुम्हें उस नफरत ने क्या दिया है? तुम्हें पता है 6 साल पहले जब तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था, तब तुम गहरे सदमे में चली गई थी। तुम अब नॉर्मल नजर आती हो। ऐसा सबको लगता है कि तुम नॉर्मल हो चुकी हो। लेकिन मैं जानती हूँ हानि, तुम्हें आज भी उसी सदमे के जरिए असर हो। और इस बात का सबूत है कि तुम सोच समझ नहीं पाती। तुम एक रोबोट की ज़िंदगी जी रही हो, जिसके पास सोचने समझने की सलाहियत नहीं होती। वक्त गुजर गया है, लेकिन तुम आज भी वहीं खड़ी हो। उस सदमे से बाहर निकल आओ। हानि, बाहर निकल आओ। अपने दिमाग पर जोर डालो, हालात और वाक़यात को समझने की कोशिश करो। अल्लाह ने तुम्हें अकल दी है, उसे इस्तेमाल करो। तुम वो हानम नहीं हो जो अपनी सोच की वजह से मशहूर थी। पता है, रोहान भाई कहते हैं दुनिया में 3 तरह के सल्फाइड पाए जाते हैं। नंबर 1, वो अपनी सोच और अपने अमल दोनों में ख़ास होते हैं, जो अपनी सोच और अमल दोनों से लोगों को चौंका देते हैं। और उसकी मिसाल रोहान भाई खुद हैं। नंबर 3, ऐसे लोग जो अपनी सोच में सल्फाइड नहीं होते, लेकिन अपनी अमली ज़िंदगी में बहुत ख़ास होते हैं। वो बिना सोचे समझे भी अनोखे काम कर जाते हैं, जो एक खुशगवार और ख़ास ज़िंदगी गुजारते हैं। जबकि नंबर 2 पर वो इंसान आते हैं जो अपनी सोच में ख़ास होते हैं, जो अनोखा सोचते हैं, जैसे कि तुम हानम। तुमने सबको हैरान कर दिया था। तुम्हारी सोच, तुम्हारे लॉजिक्स, शायद तुम भूल गई हो। तुम अपने अमल में नहीं, लेकिन अपनी सोच में सल्फाइड थी। उस हादसे ने तुमसे तुम्हारा सल्फाइड होना छीन लिया था। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तुम सल्फाइड थी, तुम्हें मजबूत रहना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि तुम एक लड़की थी जो कि कमज़ोर होती है। शायद इसीलिए अपना खासपन वापस ले आओ हानि। तुम एक सल्फाइड की बीवी हो, जो दुनिया का सामना करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। अगर तुम एक आम लड़की बनकर नफरत के जाल में और मादे की गर्दार में फंसी रहोगी, तो तुम हमेशा के लिए अपना सल्फाइड होना, यानी खासपन खो दोगी। तुम उनका साथ निभा नहीं पाओगी। वापस आ जाओ हानम, लौट आओ, निकल आओ। आम आम कभी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाओगी। तुम मुश्किल हालात में लोगों की नफरत और सदमे की इस दुनिया से, जिसने तुम्हें बदल कर रख दिया है। माम की आवाज़ आखिर में रुक गई थी। वो हानम का हाथ दबाए कह रही थी, जबकि हानम का चेहरा आंसुओं से तर था। वाकई वह अंधेरों की ज़िंदगी गुजार रही थी। आज उसे एहसास हुआ था कि उसने अपनी ज़िंदगी के कितने कीमती साल बर्बाद किए थे। वो चाहती तो कुछ करके दिखा सकती थी। वो चाहती तो आरजे को जवाब दे सकती थी। लेकिन वो बुज़दिलों की तरह दिमागी तवाज़ुन खो बैठी थी, और आज तक ज़हनी बीमारी का शिकार थी। एक लड़की को इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि वो अपनों या गैरों की बातें सुनकर सदमे में चली जाए, जीना छोड़ दे, रोबोट बन जाए। बल्कि उसे हालात का मुकाबला करना चाहिए। उसे साबित करना चाहिए कि वो कमज़ोर नहीं है, वो मजबूत है, वो सल्फाइड है, वो ख़ास है। अपनी सोच और अपने अमाल दोनों में ख़ास है, वो आम नहीं है। 6 सालों के तवील सफ़र के बाद बिलाखिर हानम आज ये समझ गई थी। और कभी कभी कुछ बुरे हादसे हमें एक बड़ा सबक देकर जाते हैं। वो सहपहर 3:30 बजे कमरे से बाहर निकली थी। आंखों के पपोटे रोने के बाद सूजे हुए थे। क्या हुआ हानि, तुम्हारी तबीयत ठीक है? आसिया बेगम ने पूछा था। जी ठीक है, ज़्यादा सोली हूँ शायद, इसलिए आपको ऐसा महसूस हो रहा है। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई थी। आज वो अपना मुहासबा करके आई थी। वो जान गई थी रूहान जबेल से उसकी शादी खुदा का फैसला था। और एक इंसान के लिए अपनी चाहत छोड़कर अल्लाह ताला की चाहत अपनाना बहुत मुश्किल होता है। वो जान गई थी उसे एक लंबी जंग लड़नी थी, अपने नफ्स के खिलाफ, शैतान के खिलाफ, जो उसे माजी की झलकियां दिखाकर उसे रूहान से, जो उसका शौहर था, बदजन करना चाहता था। उसने आज सोचना शुरू किया था, और वो रात वाले ख्वाब का मतलब समझ गई थी। शैतान का काम वसवसे डालना होता है, और ये काम जारी रहना था, शायद तब तक जब तक वो रूहान जबेल से अलग नहीं हो जाती। आज उसका सल्फाइड वाला जहन वापस आया था। जब वापस आया था तो उसे हर चीज़ साफ नजर आने लगी थी। बल्कि वो सब कुछ भी नजर आने लगा था जो कभी पहले नजर आता था, जिसे वो दूसरा जहां करार देती थी, जिसे वो कहती थी कि देखने के लिए बसीरत की ज़रूरत पड़ती है, जो आम आंख से नजर नहीं आता। उसे लाउंज में सोफे पर जवाद के साथ बैठे हुए रूहान के बाएं तरफ एक भयानक शक्ल वाली मखलूक नजर आई। वो यकीनन शैतान था, जो एक नेक इंसान का पीछा नहीं छोड़ता। वो जैसे हनम को दांत चढ़ा रहा था, और उसे ख्वाब में भटकाने के बाद बहुत खुश नजर आ रहा था। हनम गौर से रूहान को देख रही थी।
हानम पर नजर पड़ने पर वो चौंका था और फिर से जवाब के साथ बातों में मसरूफ हो गया था। और फिर हानम को रूहान की दाईं तरफ एक सफ़ेद लिबास में मलबूस बुजुर्ग नजर आया था, जिसके चेहरे पर शफीक मुस्कुराहट थी, जो यकीनन बुजुर्गी की अलामत था। जवाब का ध्यान गुफ्तगू से भटका था। उसे माही ने पुकारा था। तभी रूहान ने आंखें बंद की थीं। उसके लब हिल रहे थे। हाना नहीं जानती थी कि क्या पढ़ रहा था। थोड़ी देर बाद अचानक सफ़ेद दूधिया रोशनी उस बुजुर्ग के वजूद से निकलकर हर रूहान के चारों तरफ फैली थी और वो भयानक शक्ल वाला शैतान दुम दबाता भाग गया था। वहाँ मौजूद कोई शख्स ये मंजर नहीं देख पाया था। सिर्फ और सिर्फ उम्मे हानम देख पाई थी। हानम ने एक गहरा सांस अंदर को खींचा था और फिर अपने तने असाब को ढीला छोड़ा था। अब उसका रुख किचन की तरफ था। वो आसिया बेगम को रुखसती के लिए हाँ करने जा रही थी। वो जान गई थी उसे एक बड़ी जंग लड़नी थी, और ये जंग उसके और रूहान जबेल के दरमियान नहीं थी, बल्कि उसके और शैतान के दरमियान थी, जो उसे मुकद्दस रिश्ते को तोड़कर अपनी मनमानी करने पर उकसाता था। ये जंग उसके और माजी के दरमियान थी, जो सांप की तरह फन फैलाए मुंह खोले उसे निगलने को तैयार था, ताकि फिर से वो अंधेरों की दुनिया में चली जाए। कभी जंग इंसानों के दरमियान नहीं होती, बल्कि एक इंसान और अनदेखी चीज़ों के दरमियान जारी होती है। वो सल्फाइड थी। वो लौट आई थी। और वो पहले ही नज़र में सब समझ गई थी कि उसके साथ क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था और उसे क्या करना था। रोहान जबेल एक नेक इंसान था। वो ये अच्छे से जानती थी। वो आरजी से नफरत करती जो अब नहीं था। उसने अपने शोहर को अनदेखे अनजाने में चाहा था, लेकिन वो रोहान जबेल निकला था। वो जान गई थी मोहब्बत करना इतना आसान नहीं था। वो जिसे मोहब्बत समझ रही थी वो मोहब्बत नहीं थी, वो बस चाहत थी। और वो हैरान थी रोहान जबेल ने मोहब्बत कैसे कर ली थी। और उसे एक जंग और लड़नी थी, मोहब्बत और नफरत के बीच की जंग। और नफरत तो आम लोगों का काम है। ख़ास लोग तो मोहब्बत की दास्तानें रकम करते हैं, और दास्तान इतनी जल्दी नहीं रकम होती। एक लंबा सफ़र तय करना पड़ता है, तब जाकर मोहब्बत मोहब्बत कहलाती है। और हानम ने सारी जंगें लड़ने का फैसला किया था। इस तवील खारदार सफ़र पर निकलने का फैसला किया था। यकीनन मुश्किल सफ़र की मंजिल हसीन होती है। जवाब उन चारों को लेकर मार्केट आया था। हानम और माहम दोनों ने शादी का जोड़ा खरीदना था और बाकी सारी शॉपिंग भी करनी थी। हानम पुरसुकून थी। वो माही, माहम और एला के साथ मिलकर दिल से चीजें खरीद रही थी। वो चारों पुरजोश थी। अलबत्ता जवाब थक चुका था। वो उनके साथ आकर पछता रहा था। और कितनी देर लगेगी मेरी बहनों? वो रोनी सूरत लिए पूछ रहा था। बस थोड़ी देर और, थोड़ी सी शॉपिंग रह गई है, माही ने जवाब दिया था। अलबत्ता उनकी ये थोड़ी देर 1 घंटे पर मुश्तमिल थी। उनकी शॉपिंग ख़त्म होने पर जवाब ने शुक्र अदा किया था और तौबा कर ली थी आइंदा उनके साथ नहीं आना। रात 8 बजे वो वापस आए थे। हानम किचन में चाय बना रही थी। रियाज, जबेल, रोहान और हशाम तीनों लाउंज में हमदान अंकल के पास बैठे थे। वो मसरूफ सी चाय के लवाजमात डिश में रख रही थी जब उसे अपने पीछे आहट सुनाई दी थी। हानम ने पलट कर देखा तो रोहान हाथ में फाइल लिए खड़ा था। हानम ने उसे तीखे चतूनों से घूरा था। कैसी हो मिसेस? वो पूछ रहा था। ये पूछने आए हैं आप? हानम ने काटदार लहजे में पूछा। अगर तुम बता दोगी तो अच्छा लगेगा। वो मुस्कुराया था। वो हमेशा हानम के सख्त लहजे में की गई बात का नरमी से जवाब देता था, और अभी ऐसा ही हुआ था। मैं ठीक हूँ। चलो, अल्लाह का शुक्र है। ये लो फाइल। उसने फाइल को शेल्फ पर रखा। ये क्या है? हवेली के कागजात। खोल कर देख लो। मैंने तुम्हारे नाम कर दी है हवेली। वो आन से लहजे में कह रहा था। हानम चौंकी थी। क्यों? वो सर्द लहजे में पूछ रही थी। बस वैसे ही, मेरा दिल किया इसलिए। वो मुस्कुराया। वो करोड़ों की मलकियत की हवेली सिर्फ दिल के कहने पर उसके नाम कर रहा था। हैरत थी। जी नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप। मैंने सबूत मांगा था आपसे, शायद इसीलिए। हानम अब उसे चिढ़ा रही थी। तुम रोहान जबेल को नहीं जानती। रोहान जबेल किसी के कहने पर कुछ नहीं करता। ये तो मैंने पहले से सोच रखा था, इसीलिए तो कागजात को संभाल कर रखा था। मुलाजमा के किचन में दाखिल होने पर रोहान खामोश हो गया था और फिर हानम के जवाब न देने पर वहां से चला गया था, जबकि हानम वो फाइल उठाकर अपने कमरे की तरफ चली गई थी। मुलाजमा को उसने चाय ले जाने का हुक्म दिया था। हमदान साहब, आप जल्दी से माहिन बेटी के लिए भी रिश्ता ढूंढ लो। आप जल्दी से उसके हाथ भी पीले हो जाने चाहिए। सैयद जियाद जबेल मुस्कुरा कर कह रहे थे। अब देखो ना, रोहान की शादी हो जाएगी। हशाम का रिश्ता पक्का हो चुका है। कुछ दिनों में उसकी आज़ादी भी ख़त्म हो जाएगी। सारे बच्चों की शादियां हो जाएंगी। मैं चाहता हूँ कि लगे हाथों माहीन बेटी की भी खुशी देख लूँ। हशाम के रिश्ते की बात पर माही ने शिकायती नज़रों से उसकी तरफ देखा था, जो नज़रें चुरा गया था। अंकल, आप परेशान ना हो, लड़का मैं ढूंढ चुकी हूँ। लेकिन माही ने बात अधूरी छोड़ी।
लेकिन क्या बेटा? वह हैरान हुए। हमदान साहब इसकी पसंद से वाकिफ थे, इसीलिए वो बिला झिझक बता रही थी। लेकिन अंकल, जिसको मैंने पसंद किया वो इंसान कम ज़र्फ निकला, उसे मोहब्बत की कदर नहीं हुई। माही का लहजा काटदार था और शाम ने चौंक कर उसे देखा था। वह हैरान था, जबकि माही के लबों पर जख्मी मुस्कुराहट उभरी थी। मैं कम ज़र्फ नहीं हूँ, वह शाम की आंखों ने दुहाई दी थी। एक ताज़ा हिकायत है, सुन लो तो इनायत है। एक शख्स को देखा था तारों की तरह हमने, एक शख्स को चाहा था अपनों की तरह हमने, एक शख्स को समझा था फूलों की तरह हमने। वो शख्स कयामत था, किया उसके दिल की करी बातें, दिन उसके लिए पैदा और उसकी ही थी रातें। कम मिलने किसी से था, हमसे थी मुलाकातें, रंग उसका शहाबी था, जुल्फों में थी महकारें, आंखें थी के जादू था, पलकें थीं के तलवारें, दुश्मन भी अगर देखें सो जान से दिल हारे। कुछ तुमसे वो मिलता था बातों में, शबाहत में, हाँ तुम सा ही लगता था, शोखी में शरारत में, लगता भी तुम ही सा था, दस्तूरे मोहब्बत में। वो शख्स हमें एक दिन अपनों की तरह भूला, तारों की तरह डूबा, फूलों की तरह टूटा, फिर हाथ ना आया वो, हमने तो बहुत ढूंढा। तुम किस लिए चौंके हो? कब जिक्र तुम्हारा है? कब तुमसे तकाजा है? कब तुमसे शिकायत है? एक ताज़ा हिकायत है, सुन लो तो इनायत है। माही की नज़रों में शिकायतों के अलावा गहरा दुख और मलाल था, और साथ ही सर्दपन भी, जिसे हशाम जबेल बखूबी समझ गया था। मैं कमज़र्फ नहीं हूँ माहीन, हशाम जबेल की निगाहें बोल रही थीं, जबकि माहीन हमदान बखूबी सुन सकती थी। माही का दिल तड़पा था। इससे पहले कोई कुछ बोलता या पूछता, वही झटके से उठी और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। तो इसी पॉइंट पे आज की एपिसोड को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आगे भी इसी पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि अभी तक की स्टोरी आपको पसंद आ रही होगी। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इसके अलावा भी आपकी नॉवल रिकमेंडेशंस का मुझे कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आइंदा मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।